एक काफ़ी बड़ा ग्रुप गुजार रहे हैं, बट आगे जो है वो ग्रुप उनमें से छोटा कोई नहीं है, सारे ही बड़े हैं। आप क्लासिफिकेशंस जो हैं वो रेडी पड़ी हुई हैं, और हमने जो है वो ये देख लिया कि हमने क्लासिफिकेशन कैसे बनानी है। सारे ग्रुप्स वगैरह हमने लिख लिया, और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, क्लेडोग्राम के ज़रिए हमने इनके डिफरेंसेस भी देख लिए कि कैसे इनको डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ तक ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके बाद आता है कि हम जो है वो डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन के एतबार से हम इन तमाम ग्रुप्स को जो है वो स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले जो है वो आपका जो लोफोट्रोकोजोन है वो डिस्कस होते हैं। अब लोफोट्रोकोजोन जो है उनमें अगर आप गौर करें तो आपके जो प्लेटीहेल्मिन्ट्स और सिंडरमेटा जो ग्रुप है, इसको आपके जो मिलर हार्ले है उसमें रोटीफेरा भी कहा गया। ठीक है। इसी तरीके से ये जो एक्टोप्रोक्टा है इसका भी कुछ और नाम है, ब्रैकियोपोडा का भी डिफरेंट नेम है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो तीन ग्रुप्स हैं, दीज आर माइनर फाइला। ये ज़हन में रखिएगा आपने, कि मैंने आपको कल एक और जो है वो बात बताई थी, और वो ये थी कि आप यहाँ पर जो है वो दो ग्रुप्स पढ़ते हैं। अगर आप इसको जो है वो थोड़ा सा मजीद देखें तो ये लोफोट्रोकोजोआ जो है, इसको आप एक ग्रुप बनाते हैं इसका प्लेटिजोआ। इसमें तमाम वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं विच आर फ्लैट। ठीक है। और इन प्लेटिजोआ में जो सबसे बड़ा ग्रुप आ जाता है वो है प्लेटीहेल्मिन्ट्स। प्लेटीहेल्मिन्ट्स, उसके अलावा हमने अभी देखना है कि उसके कौन कौन से ग्रुप्स हैं। और प्लेटिजोआ के बाद फिर हम एक और जो है वो माइनर फाइला का ग्रुप बनाते हैं। और वो माइनर फाइला जो हैं उनमें फिर ये सिंडरमेटा, एक्टोप्रोक्टा, ब्रैकियोपोडा, ये तीन फाइला, और इसके अलावा दो तीन और भी हैं, वो हम इसमें माइनर फाइला में पढ़ते हैं। ठीक है। तो लेकिन उसके अलावा जो लोफोट्रोकोज़ोआ हैं उनमें मोलस्का और एनालिडा ने भी आना है। यानी आप इसको यूँ कह लीजिए कि हमारी जो मेजर क्लासिफिकेशन है, दैट वुड एक्चुअली बी सर्कुलेटिंग अराउंड दी लोफोट्रोकोज़ोआ। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमें आम तौर पर काफ़ी देर लगती है मिलर हार्ले में, वो बेसिकली लोफोट्रोकोज़ोआ में लगती है। अगर मैं प्रॉपर्ली इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करूँ ना, तो ये कुछ यूँ बनेगा। ये कुछ इस तरह से जो है वो इसकी फॉर्मेशन होगी। और कीजिएगा कि आपके पास जो है वो मौजूद है बायलैट्रिया। ठीक है। बायलैट्रिया में आप कहते हैं कि ड्यूटेरोस्टोमिया अलहदा कर दें आप। ड्यूटेरोस्टोमिया अलहदा करने के बाद आपके पास आ जाता है एक्डाइसोजोआ। ये भी आप जो है वो सेपरेट कर देते हैं। ये वो हैं कि जो अभी हमने जिनके करीब करीब भी हम नहीं गए। तीसरा जो हमने इसी में से पढ़ना है, दैट इज, या पढ़ रहे हैं, दैट इज लोफोट्रोकोजोआ। अब ये बात अपने जहन में रखिएगा कि ये जो लोफोट्रोकोजोआ है, ये असल में तीन ग्रुप्स जो हैं इसमें हम देखेंगे। एक है प्लेटिजोआ, एक है मोलस्का, और एक है एनेलिडा। अगर आप वो क्लासिफिकेशन करें जो कैम्बेल प्लस अगर आप वो क्लासिफिकेशन करें जो कैम्बेल प्लस मिलर हार्ले में हुई हुई है, तो उसके मुताबिक प्लेटिजोआ, मोलस्का और एनेलिडा, ये तीनों जो हैं वो पहले बड़े ग्रुप बनते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम इसी में एक साइड पर कर देते हैं प्लेटीहेल्मिन्ट्स को, जो कि हम शुरू करने लगे प्लेटीहेल्मिन्ट्स। और उसके बाद यहाँ से फिर हम कुछ और मजीद फाइला देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा व्यू करवा देता हूँ कि यहाँ पर अभी आप यहाँ देखेंगे कि इसमें एक पहली क्लास आ जाएगी टर्बेलेरिया, फिर आती है ट्रिमाटोडा, फिर आती है मोनोजीनिया। ठीक है। मोनोजीनिया आ जाती है, और फिर आखिर में जाके आती है सेस्टोइडिया। ठीक है। तो सेस्टोइडिया आती है। ये तो हैं वो क्लासेस जो कि प्लेटीहेल्मिन्ट्स के हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप प्लेटिजोआ को फर्दर देखें, तो इसमें नेथो गैस्ट्रोट्राइका, माइक्रोनेथोजोआ, ठीक है, नेथोस्टोमिलिडा, रोटीफेरा, ये वही है जिसका भी आपने नेम पढ़ा है सिंडरमेटा का। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं, किधर गया,
रोटीफेरा के आगे भी क्लासिफिकेशन है, इसकी भी 3 क्लासेस हैं। उसके बाद देखिएगा फिर है एक्एंथोसिफेला, ठीक है। यहां पर खत्म होते हैं माइनर फाइला प्लेटिजोआ के। ये प्लेटिजोआ के माइनर फाइला जो है प्लेटिजोआ के, ये ज़हन में रखिएगा। मैं अगर इसको प्रॉपरली लिखना चाहूँ ना तो ये एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स, और उसके बाद इसके आते हैं माइनर फाइला, जिसमें अगर मैं एक ग्रुप बना देता हूँ फॉर एग्जांपल, अपनी आसानी के लिए माइनर फाइला का एक ग्रुप बनाता हूँ, तो इसमें आप ज़रा एक एक करके क्लासिफिकेशन करें तो ये बनेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए भूल जाते हैं फटाफट ना। गैस्ट्रोट्राइका, ठीक है। फिर माइक्रोनेथोजोआ, ठीक है। गैस्ट्रोट्राइका। फिर है माइक्रो नेथो माइक्रोग्नेथोजोआ। उसके बाद आ जाता है नेथोस्टोम्युलिडा रोटीफेरा। नेथोस्टोम्युलिडा। फिर एक आ जाता है रोटीफेरा, और फिर इसी का एक और आता है एक्एंथोसिफेला। ये सिर्फ किसके हैं? प्लेटिजोआ के, ठीक है। ये सिर्फ प्लेटिजोआ के हैं। और इन प्लेटिजोआ के बाद लोफोट्रोकोजोन के कुछ और फाइला भी हैं, निमर्शिया, ठीक है। साइक्लियोफोरा, एक्टोप्रोक्टा, ब्रैकियोपोडा, ये लोफोट्रोकोजोआ हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होगा, इसको यूं समझिए कि प्लेटिजोआ तो ये थे जो मैंने अभी लिखे हैं, उसके अलावा जो मैंने पढ़े हैं वो यहां दरमियान में कहीं जाके आते हैं। क्योंकि ये अब आपके एक चैप्टर्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है, गौर कीजिएगा। आपका जो 10वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, इसमें लिखा हुआ स्मॉलर लोफोट्रोकोजोन फाइला। उन स्मॉलर लोफोट्रोकोजोन में एक प्लेटिजोआ है, और बाकी जो बाकी हैं वो जो प्लेटिजोआ के अलावा जो बाकी हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए, ये बाकी वो वाले हैं, ये भी लोफोट्रोकोजोन है। और ये वाले यहाँ से, ये भी लोफो जो मेजर लोफोट्रोकोजोन हैं वो इसके बाद आएंगे जाके, और वो कौन से हैं? वो हैं ये वाले, किधर गए, मोलस्कन सक्सेस और एनिलिडा। ये दो हैं जो मेजर लोफोट्रोकोजोन है। अभी ये जो चैप्टर इन्होंने पूरा इकट्ठा किया हुआ है, दैट इज एक्चुअली माइनर लोफोट्रोकोजोन। तो मेरा मकसद यहाँ आपको डराना नहीं था, मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को सीधा करवाना था। मैं सिर्फ आप लोगों को ये चीजें सीधी करवा रहा हूँ। असल में ना होता पता क्या है? होता ये है कि जब आप ये फाइला पढ़ते हैं ना, तो जो लोफोट्रोकोजोआ है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि एक चैप्टर के शुरू में लिखा हुआ है लोफोट्रोकोजोआ, एक चैप्टर के शुरू में लिखा हुआ है मोलस्का, और एक चैप्टर के शुरू में लिखा हुआ है एनेलिडा, ठीक है। तो बच्चे ये समझते हैं कि लोफोट्रोकोजोआ सेपरेट है, मोलस्का सेपरेट है, और एनेलिडा सेपरेट है। नो, लोफोट्रोकोजोआ एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें कुछ आते हैं माइनर फाइला और कुछ आते हैं मेजर फाइला। जो माइनर फाइला हैं उसमें आपका 10th एडिशन का चैप्टर नंबर 10 है। जितने माइनर फाइला हैं वो चैप्टर नंबर 10th एडिशन के चैप्टर नंबर 10 में इकट्ठे हुए हैं। और जो मेजर फाइला दो हैं वो हुए हुए हैं उसमें, बाकी दोनों में, एनिलिडा और मोलस्का। तो जो इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी है उसका जो मेजर पोर्शन है वो असल में लोफोट्रोकोजोन है। और यही बात आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखिए कि ये जो इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी है उसमें यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ग्रुप लोफोट्रोकोजोन है। ये पूरा ग्रुप जो है ये लोफोट्रोकोजोन्स का। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं, और यहां पर ये क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट नहीं है, हम इसको मजीद एनहेंस करेंगे। हम वो क्लासिफिकेशन करेंगे जो ना कैम्बेल में है और ना मिलर में है। हम उसको दोनों को इकट्ठा करेंगे। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ,
ये बात असल में, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि इस चैप्टर में ये और इस चैप्टर में ये असल में हमें वो क्लासिफिकेशन करने में हेल्प आउट करेगी। तो ये तो था बेटा बुक का तारुफ, जो कि आपने चैप्टर्स पढ़ने हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कि वो चैप्टर्स आपने कैसे अरेंज करने हैं। आगे चलते हैं, हम शुरू करते हैं। प्लेटिजोआ जो हमारा ग्रुप है, लोफोट्रोकोजोन का जो हमारा ग्रुप है प्लेटिजोआ, उसका पहला फाइलम स्टार्ट करते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। आप लोग अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो फिर बताइए, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। सर इसके बाद कुछ कहने को बाकी रहा ही नहीं है, जितना आपने डिस्क्राइब किया इनको, डर गए हैं। अच्छा, इसमें ना पता क्या डरने वाली बात तो है वाकई, लेकिन ये है कि एक चीज़ की मुझे खुशी है कि हमारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। सबसे बड़ा जो इशू होता है ना आम तौर पर इसका, जो हमारे क्लासिफिकेशन है, वो ये होता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। ठीक है, तो हम चीज़ों को अब कर रहे हैं सॉर्ट आउट। और जब एक दफ़ा सॉर्ट आउट हो जाती है ना, जैसे अभी हमने कल परसों जो है वो फाइलम नाइडेरिया और उसका फाइलम जो पोरीफेरा है, इन दोनों को सेपरेट कर लिया। बिल्कुल उसी तरीके से अब हम जो कर रहे हैं वो हम सॉर्टिंग कर लेंगे। जब एक दफ़ा सॉर्टिंग हो जाएगी ना, तो फिर इंशाल्लाह चीज़ें याद करने में, या यूँ कह लें कि क्लासिफ़िकेशन याद करने में मुश्किल नहीं आएगी। हाँ, ये हमें ज़रूर पज़लिंग होगी कि किसकी एग्ज़ाम्पल किस में आ रही है। एग्ज़ाम्पल कोई देता है कि इसका किस फ़ाइलम से ताल्लुक है, उसमें ज़ाहिर-सी बात है कंप्यूटर तो हम है नहीं। तो वो फिर हमें मुस्तकिल अपडेट रहना होगा, साथ हमें पूरी-पूरी क्लासिफ़िकेशन लिखनी होगी। हो सकता है फिर आप लोग इतना उस चीज़ को समझ जाएँ कि जो क्लासिफ़िकेशन मैं बना रहा हूँ उससे बेटर आप ड्रॉ कर लें एग्ज़ाम्पल्स लिख के। तो ये हमने म्यूचुअली काम करना होगा, ठीक है? तो ये, लेकिन ये काम हमने इसके एंड पे करना ज़रूर है। हम ऐसी क्लासिफ़िकेशन, एक इतनी सी हमारे पास, इतना सा थद्दा होगा हमारे पास, और उसमें पूरी क्लासिफ़िकेशन होगी कि मिलर की ये पूरी क्लासिफ़िकेशन है, पेज टू पेज जो है वो सारा मौजूद होगा। तो ये फिर हम जो है वो बड़ी ईज़िली चीज़ों को हम लेकर चल सकेंगे। तो इस हवाले से परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह ख़ैर करेगा। अच्छा जी, क्लास टर्बेलेरिया। बेटा टर्बेलेरिया जो हैं, इनका नेम, रीज़न ऑफ नेम जो है वो असल में वाटर टर्बुलेंस है। ये जब मूव करते हैं तो ये वाटर में टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं। अगरचे ये होते बहुत ही माइनर से, छोटे से होते हैं और बड़ी मुश्किल से नज़र आते हैं। हमें इसके लिए थोड़ा-सा मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह यूज़ करना पड़ता है। बट स्टिल ये टर्बुलेंस कॉज़ करते हैं, और ये एक वो सिंगल ग्रुप है प्लैटीहेल्मिन्थ्स का, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स का वो वाहिद ग्रुप है व्हिच हैज़ नो पैरासाइट, दीज़ आर ऑल फ्री लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो एग्जांपल दी जाती है वो प्लेनेरिया की एग्जांपल जो है वो दी जाती है, कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये आम तौर पर वाटर में मौजूद होते हैं और फ्लैट हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं वो एसिलोमेट्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज इनके अंदर जो है वो सीलोम नहीं होती। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है वो इनके कुछ बड़े पर्टिकुलर किस्म के कैरेक्टर्स हैं, जैसे जो क्लास टर्बेलेरिया है, ये बड़ी ही, इनकी जो लोकोमोशन होती है वो बड़ी ही खास किस्म की होती है। बेटा सबसे पहला कैरेक्टर जिसकी बेस पे आप टर्बेलेरिया के किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उसमें लोकोमोशन जो है वो बड़ी स्पेशल है। एक तो ये है कि आप उसका लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करते हैं। लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करने के बाद अगर तो वो फ्री लिविंग है तो फिर आप उसको शामिल कर देते हैं टर्बेलेरिया में। ठीक है, तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स है जो कि बाकी और 3 क्लासेस हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि ट्रिमाटोडा है, ठीक है, उसके बाद जो है वो मोनोजीनिया है, और फिर सेस्टोइडिया है। तो जो टर्बेलेरिया है, उसके अलावा तीनों की कोई क्लास भी ऐसी, तीनों क्लासेस में से कोई भी ऐसा नहीं है जो फ्री लिविंग हो। तो सबसे पहले तो उसका लाइफस्टाइल देखा जाएगा, और यही वो फीचर है जो इसको बाकियों से अलग कर देगा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये जो टर्बेलेरिया है उसमें कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि बाकियों में नहीं है। जैसे आपको ये वाज़ेह तौर पर बड़ा ही क्लियर कट मिलेगा, जिसकी बेस पे एक और बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमने वो चीज़ें देखनी है कि हम मोटे-मोटे वो पॉइंट्स देख लें कि जिसकी बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेटा एक काम कीजिए, अफ़सा बेटा आप आयशा को मैसेज करें, नवाज़ बेटा सदफ़ को मैसेज करें, अस्मा आपको पता है, एनी और एनुल हुदा को, ये बच्चे किधर हैं? टोटल
5 की जो है वो तादाद है इस वक्त क्लास में, 12 स्टूडेंट्स हैं हमारे, 11। इनको मैसेज करें बेटा। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो कि किसी भी टर्बेलेरियन को बाकियों से अलग कर सकता है, एक तो हमने पढ़ा फ्री लिविंग है, दूसरा एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर ये होगा कि इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो बड़ी पर्टिकुलर होगी। जैसे मैं आपको एक बात अगर यहां पर बताऊं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा प्रॉपर होगा। अच्छा, यहां पर मैं ये बात इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, वो मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि बाकी तीनों क्लासेस जो फाइला हैं इसके, तो फाइला जो फाइलम प्लेटी हेलमिन्थ है, इसकी जो तीनों क्लासेस हैं बाकी टर्बेलेरिया के अलावा जो तीनों क्लासेस हैं, उन तीनों क्लासेस में डाइजेस्टिव सिस्टम इतना प्रॉपर नहीं है। कोई बता सकता है क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था कि ये जो बाकी तीनों क्लासेस है ना, बेसिकली वो पैरासाइट्स है। और अगर वो बाकी तीनों क्लासेस पैरासाइट्स हैं, इसका मतलब ये है कि पैरासाइट जो है वो तो ऑलरेडी अपने होस्ट से फूड ले रहा है। और अगर ये अपने होस्ट से फूड ले रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो होस्ट है वो इसको ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड देगा। इसलिए इनको डाइजेस्टिव सिस्टम इतना पर्टिकुलर रखने की जरूरत नहीं होती। फिर इसी तरीके से जो टर्बेलेरिया है उनके अंदर जो उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी थोड़ा सा स्पेशल होगा, ठीक है। इसी तरीके से इनका जो मस्कुलर सिस्टम है विच इज नॉट डेवलप्ड इवन इन ट्रीमाटोडा, जो ट्रीमाटोडा का ग्रुप है, जो टेप फॉर्म्स होते हैं मस्कुलर सिस्टम, वो इतना डेवलप नहीं होता, ठीक है। हालांकि टेप फॉर्म्स के बारे में, टेप फॉर्म वो क्लास है जिसको यूसेस्टोडिया कहा जाता है। यूसेस्टोडा जो है ये वो ग्रुप है जिसके अंदर मसल मूवमेंट, लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए बहुत पर्टिकुलर होती है, बहुत स्पेशल होती है। लेकिन उनमें भी इतनी अच्छी मस्कुलर सिस्टम नहीं होता जितना टर्बल में होता है। क्यों? फ्री लिविंग है, मूव करना है, स्विमिंग करनी है, ठीक है, ये इस लिहाज से। फिर सिर्फ स्विमिंग नहीं होती, ये स्विम भी करते हैं और ये जो है वो क्रीपिंग भी करते हैं, ठीक है। इनके अंदर बड़े ही स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका मैं अभी आपको यहाँ से बताता हूँ। जैसे ये इन्होंने बकायदा लिखा है, लिख के बताया हुआ है, गौर कीजिएगा। इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको रेप्टाइड्स कहते हैं। रेप्टाइड्स आर रॉड लाइक सेल्स दैट स्वेल एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव म्यूकस शीथ अराउंड द बॉडी, पॉसिबली इन रिस्पॉन्स टू अटेम्प्टेड प्रेडेशन। फिर एक ये है, फिर एक और, द फ्लैटेंड शेप प्रोवाइड एडिक्वेट सरफेस एरिया ऑफ रेस्पेक्ट एज दे मुहा, ये देखिए, टर्बेलेरियंस ले डाउन अ शीट ऑफ म्यूकस दैट एड इन एडहेशन एंड हेल्प द सीलिया गेन सम ट्रैक्शन। ये एक और काम होता है कि इनमें जो लोकोमोशन होती है, primarily bottom dwellers glide over the substrate. They move using both cilia and muscular undulations. ये बड़ी मजे की बात है कि जैसे ये आपके पास ये एक प्लेनेरिया है, ठीक है। इस प्लेनेरियन को अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, अगर आप इस तरह ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्लेनेरियन, मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, ठहरिएगा। प्लेनेरियन जो है ये आपके पास है और ये प्लेनेरियन जो है ये आप ऐसे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लेनेरियन जो है ये आपके सामने मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो ये मूव करते करते अपनी बॉडी के नीचे बड़ी स्पेशल सी म्यूकस शीथ जो है वो डेवलप करेगा। और ये म्यूकस शीथ जो है ये क्या करेगी, ये म्यूकस शीथ बेसिकली इसको अनड्यूलेटिंग मूवमेंट्स, अब ये अनड्यूलेटिंग मूवमेंट्स क्या होती हैं? अनड्यूलेटिंग का मतलब होता है वेव लाइक मूवमेंट। इसकी बॉडी वेव लाइक मूव करती है ऐसे, ठीक है। तो ये इसको लोकोमोट, और अगर इसने सबस्ट्रेट पे क्रीप करना है, अगर इसने सबस्ट्रेट पे मूव करना है, तो ये इसको बकायदा हेल्प आउट करेगी सबस्ट्रेट के ऊपर ट्रैवल करने के लिए, मूव आउट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो इनके अंदर ये बकायदा मस्कुलर सिस्टम होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके पास सर्कुलर मसल्स भी होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मसल्स रन ऑल्सो रन वर्टिकली एंड ऑब्लिकली। ऑब्लिक्स क्या होते हैं? अब गौर कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हिस्सा जो है ये डोर्सल है, इसके ऑपोजिट जो जमीन के साथ लगा हुआ हिस्सा होगा वो होगा वेंट्रल। ऑब्लिक्स क्या होते हैं? जो साइड्स पर होते हैं, साइड्स पे, इन जगहों पे, ठीक है, ऑब्लिक। तो इनके ऑब्लिक मसल्स भी होते हैं,
ये ऑब्लिक मसल्स जो हैं ये इनको टर्न करने में हेल्प करेंगे। फिर इनके वर्टिकल मसल्स भी होते हैं ऐसे, ये वर्टिकल मसल्स भी होते हैं। तो तमाम मसल्स इनके मौजूद हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, और ये बहुत ही ज्यादा जो है वो इस लिहाज से अपनी लोकोमोशन के एतबार से बहुत ज्यादा इनको पर्टिकुलर रहना पड़ता है। वाई? क्योंकि अगर ये प्रॉपरली लोकोमोट नहीं करेंगे ना, तो प्रॉब्लम कहां पर आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि ये क्योंकि फ्री लिविंग है, ये अपनी फूड नहीं ले सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर जो है इन्होंने इनकी स्विमिंग के बारे में ज्यादा नहीं लिखा हुआ वैसे। इन्होंने जो है वो टर्बलेरियंस आर नेम्ड फॉर, हाँ, ये सैंड वेजिटेशन, ठीक है, ये देखिए गौर कीजिए, मोस्टली फ्री लिविंग बॉटम ड्वेलिंग ड्वेलर्स इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन इन्वायरमेंट। तो ये ज्यादातर जो है होते फ्रेश वाटर और मैरीन इन्वायरमेंट, होते एक्वेटिक ही हैं, स्विमिंग ज्यादा नहीं करते, बल्कि ये सबस्ट्रेट पर रहते हैं और उनमें वेव लाइक मूवमेंट्स इनके अंदर होती हैं। फिर एक और अगर आप देखते हैं, एडहेसिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, रिलीजर ग्लैंड्स, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन बड़ी पर्टिकुलर होती है इनके अंदर। इनके अंदर वैसे तो एक सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब मुझे आप लोगों जैसे सीनियर बच्चों से सैक लाइक पूछने की जरूरत नहीं है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम आमतौर पे वो होता है कि जिसकी एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है जो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए जो है वो जरूरी होता है। सरफेस एरिया अगर आपने इंक्रीज करना है, एक्सचेंज एरिया इंक्रीज करना है, तो इसके अंदर फोल्डिंग्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एफएससी की पार्ट 1 की बुक देखते हैं, तो उसके अंदर आपको, बल्कि वो भी देखने की क्या जरूरत है, ये इसके अंदर ये देखिए, ये फोल्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, इन फोल्ड्स में ये तमाम फोल्ड्स जो है ये इंटेस्टाइनल डाइवर्टिक्यूलम्स हैं, ठीक है। बेसिकली ये जितने फोल्ड्स हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन इनकी ओपनिंग सिर्फ एक ही है, और ये ओपनिंग रिट्रैक्टेबल है। रिट्रैक्टेबल का क्या मतलब होता है कि ये मूव कर सकती है आउटसाइड और इनसाइड, इनसाइड और आउटसाइड मूव करेगी, और इनसाइड और आउटसाइड मूव करने के बाद जो है ये वहां से फूड लेगी और यहाँ पर आकर अंदर डाइजेशन होगी। लेकिन मूवमेंट जो ओपनिंग होगी वो एक ही हुआ करती है, ठीक है। तो फेरिंग्स एज एन इंजेस्टिव ऑर्गन, वेरी स्ट्रक्चर वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट, क्योंकि सिंगल सेल थिक होती है इनकी बाहर की लेयर ना, सिंगल सेल थिक स्किन, बहुत ही पतली स्किन है, लिहाजा ये इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ इजीली जो है वो मटेरियल, अमोनिया, CO2 और O2, ये तमाम जो हैं ये बड़ी इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस लिहाज से बड़ा आसान होता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, उसके अलावा जो है वो एक और चीज़, वो क्या है, वो ये है कि आप यहाँ पर देखें, प्रोटोनेफ्रीडिया इनके अंदर होते हैं, और प्रोटोनेफ्रीडिया बेसिकली, प्रोटो का मतलब है एंशियंट, एंशियंट, और नेफ्रा, नेफ्रा क्या होता है? हाँ भाई, ये कोई बताएगा? देखा तो नहीं किसी ने? और नो, शुक्र है नहीं देखा। नेफ्रा क्या मतलब है? नेफ्रोस। अच्छा, ये मैंने पहले बताया हुआ। अब तो मैं आप लोगों को इतना कुछ बता चुका हूँ कि मुझे बार बार बाज़ औक़ात होता है कि यार पता नहीं मैंने ये बताया था कि नहीं। बेटा, नेफ्रोस का मतलब होता है किडनी। तो प्रोटोनेफ्रीडिया इनके अंदर होते हैं, एंशियंट किडनी जो है इनके अंदर मौजूद होती है। अच्छा, इसमें जो है वो फ्लेम सेल्स के बारे में आपको अच्छी तरह पता है कि इनके सीलिया कुछ इस तरह बीट करते हैं असल में, कि यूं लगता है जैसे फ्लेम है। आपने देखा होगा ना कि जो मोमबत्ती का जो फ्लेम होता है, मोमबत्ती का फ्लेम, वो ऐसे इस तरह से मूव करता है, सॉरी, अपने जो एक्सिस के अराउंड जो है वो ऐसे मूव करता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे 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 इससे मूव करना होता है। तो ये सीलिया इस तरह बीट करते हैं कि यूं लगता है जैसे फ्लेम है। तो वो फ्लेम जो है, इस वजह से इसको फ्लेम सेल कहा गया है, वरना इनके अंदर आग नहीं लगती। तो नर्वस एंड सेंसरी फंक्शन बहुत पर्टिकुलर, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है इनके अंदर। एक तो सेफलाइजेशन है, ठीक है, सेफलाइजेशन है जिसको आप ब्रेन कह सकते हैं। अब ये एक वो चीज है जो कि आप देखेंगे इनके अंदर जो पिछले वालों में नहीं है। और वो क्या है, वो ये है बेटा कि पिछले वालों में जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, सॉरी,
जो था नर्वस सिस्टम था वो डिफ्यूज्ड था। अगर आप फाइलम नाइजेरिया की बात करें तो नर्वस सिस्टम डिफ्यूज होता है पूरी बॉडी के अंदर, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, यानी कोई सेंसरी नर्व्स नहीं होती, कोई मोटर नर्व्स नहीं होती कि मैसेज ब्रेन तक जाएगा, वहां प्रोसेसिंग होगी और वापस आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेफलाइजेशन मौजूद है और इनके अंदर जो है वो सब एपिडर्मल, ये यहाँ पर नेट लाइक फाइबर्स कोलेस टू फॉर्म सेरेब्रल गैंग्लिया, सेरेब्रल गैंग्लिया मौजूद होते हैं। ये यहाँ पर उन्होंने बकायदा डायग्राम, ये देखिए सेरेब्रल गैंग्लिया जो है ये मौजूद हैं और ये बकायदा ब्रेन की तरह के जो है वो फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है रिप्रोडक्शन, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में जो है वो इसकी कोई फर्दर नहीं बताई हुई, सब क्लास वगैरह नहीं बताई हुई, तो हम फिलहाल इसके सिर्फ जो है वो क्लास से डिस्कस करेंगे। इनके अंदर जो है वो जैसे यहाँ पर देखिए कि वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। टेक्टाइल एंड सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं, टेक्टाइल मतलब टच जाहिर है, और डिटेक्ट टच वाटर करंट्स एंड केमिकल्स। ऑरिकल्स इनके होते हैं, मे प्रोजेक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द हेड, सेंसरी लोब्स, कीमो रिसेप्टर्स भी मौजूद है इनके अंदर। फिर इनके अंदर आई स्पॉट्स है जिनको ओसिलाई कहा जाता है, ये आई स्पॉट्स इनके मौजूद हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जो है वो एनहेंस्ड किस्म की क्लास है टर्बेलेरिया। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं, हाँ, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप होगा। अच्छा, ये बड़ी बात है, ये एक बड़ी ही पर्टिकुलर बात है जो कि अब आपको उसमें नहीं नजर आती। जैसे अगर आप पिछले फाइलम नाइडेरिया के एंड पे देखें, टीनोफोरा, आखिरी फाइलम जो था वो टीनोफोरा था। फिर टीनोफोरा के बाद कुछ दो माइनर फाइला थे जिसमें एक प्लेकोजोआ था और एक एसिलोमॉर्फा था। एसिलोमॉर्फा जो है उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम आ गया था। अगर मैं दोबारा से अगर यहाँ पे थोड़ा सा करूँ तो ये देखिए कि यहाँ पर जो है वो एसिलोमॉर्फा लिखा हुआ है, ये देखिए ये एसिलोमॉर्फा है और इसके अंदर बकायदा ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, स्टेटोसिस्ट, टेस्टिकल्स, गट, माउथ, ओवरीज, और ये जो है इनके अंदर बहरहाल जो वो मौजूद है कुछ थोड़ा बहुत ऑर्गन सिस्टम जो कि फाइलम नाइडेरिया में नहीं था। लेकिन वही जो ऑर्गन सिस्टम है वो अब आगे प्लेटिजोआ में भी आया है। ठीक है, तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे देखते हैं कि प्लेटिजोआ में और क्या कुछ है। जैसे अब यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में इनमें एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल में जाहिर सी बात है फ्रेगमेंटेशन आपको पता है बहुत ज्यादा जो है होती है, और फ्रेगमेंटेशन के नतीजे में दो जो बनते हैं, अगर दरमियान में से कट होता है, एक प्लेनेरियन जो है वो दरमियान में अगर कट होता है तो इसके हर हिस्से को हम कहते हैं जूऑइड, ये भी जूऑइड है, ये भी जूऑइड है, तो ये नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना लेते हैं। जो बाकी होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ये जो है वो मोनोइशियस होते हैं, यानी हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, एक ही बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं। और स्पर्म डक्ट्स जो हैं, स्पर्म डक्ट्स लीड टू अ सेमिनल वेसिकल एंड अ प्रोट्रूजिबल पेनिस। ठीक है, ये प्रोट्रूजिबल का मतलब ये है कि इट कैन एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जेनिटल चैम्बर जो है वो, द फीमेल सिस्टम हैज वन टू मैनी ओवरीज, जाहिर है एग्स वगैरह बनते हैं और इट कैन बी इंजेक्टेड इनटू द ओवरी। और इनका जो कैप्सूल, ये इनका जो लार्वा होता है उसके इर्द गिर्द कोकून बनता है। ठीक है, कोकून मतलब एक एग शेल जो है वो बनता है, और इस तरह से जो है इनके लार्वा का पर्टिकुलर नेम, हाँ ये रहा मुलर्स लार्वा। अच्छा, एक और चीज जो इनको बहुत पर्टिकुलराइज कर देती है, जो कि हमने अपनी जो क्लासिफिकेशन जब हम ड्रॉ करेंगे उसमें भी शामिल करना है, और वो क्या है, वो ये है कि हमने हर एक के लार्वा का नेम लिखना है। अच्छा, लार्वा की बेस पे क्लासिफिकेशन तो नहीं हुई हुई, लेकिन इनमें से हर एक के लार्वा का नाम डिफरेंट है। तो लेकिन शेप ऑलमोस्ट सेम होती है लार्वा की। वो ट्रोकोफोर लार्वा जो है ना, जिसके दरमियान में सीलिया होते हैं, दरमियान के साइड पे दो व्हील्स होते हैं ऐसे कप्स जैसे जुड़े होते हैं, शुरू में जो हमने पढ़ा था। तो लेकिन इनके नेम्स डिफरेंट हैं लार्वा के ना। तो अब ये जो टर्बेलेरिया है इसके लार्वा का नाम मुलर्स लार्वा है। ठीक है, फ्री स्विमिंग लार्वा है और सिलिएटेड एक्सटेंशंस होती हैं। लेकिन जब आप ट्रिमेटोडा की बात करते हैं तो इसका जो लार्वा होता है उसका नेम होता है, इसके लार्वा का नेम होता है, अ, भूल गया फिर से मुझे, ये रहा मायरेसिडियम, मायरेसिडियम। ठीक है, तो वो लार्वा जो है ये फिर डेवलप होता है डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, और उसके बाद फिर आ जाता है मोनोजीनिया। मोनोजीनिया का जो लार्वा होता है उसको आप जो है वो कहते हैं ऑन्कोमायरेसिडियम, मोनोजीनिया का लार्वा। हाँ जी,
सिलिएटेड लार्वा कॉल्ड एज ऑन्कोमाइसीडियम, ठीक है। इनका लार्वा और जो ट्रिमाटोडा का लार्वा है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ये ट्रिमाटोडा है, इनका लार्वा, और ये इसको आप ऑन्कोमाइसीडियम कहते हैं। फिर सेस्टोइडिया, सेस्टोइडिया जो है ये सबसे वर्सटाइल क्लास है पैरासाइटिज्म के हवाले से। तो इनका जो लार्वा होता है उसका नेम डिफरेंट होता है, उसको आप कहते हैं, अंदाजा करें, मेरे ज़हन से भी निकल गया, ये सिस्टिस सर्कस। हालांकि मैं ये ज़हन में रख के आया था कि ये मैंने ज़बानी बताने हैं, बट कोई बात नहीं। ठीक है, इनके लार्वा के नेम्स डिफरेंट भी हैं वैसे, जैसे कोरेसीडिया यहाँ पर लिखा हुआ ये है। फिर यहाँ पर दो दो डिफरेंट नेम्स हैं लार्वा के, वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह पढ़ने के दौरान। अच्छा, ट्रिमाटोडा अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब खत्म हो रहा है। अगर आप क्लासिफिकेशन देखें ना, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन वो खत्म हो रही है जो कि फ्री लिविंग की है। प्लेटिजोआ में, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हमने कहा था टर्बिलेरिया यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट ग्रुप है, दैट इज नोन एज ट्रिमाटोडा, क्लास ट्रिमाटोडा। अब इसके आगे जो ऑर्गेनिज्म है ना, इनको आमतौर पे फ्लूक्स कहा जाता है। ये फ्लूक्स हैं, और ये जो खास तौर पे ट्रिमाटोडा के जो ऑर्गेनिज्म है ये फ्लूक्स कहलाते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर दो तीन बड़े पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं जिनकी बेस पे इनको जो है वो पहचाना जाता है। सबसे पहली जो चीज होती है जिसकी बेस पे इनको आप रिकॉग्नाइज करते हैं वो शेप होती है। इनकी शेप ओवल और जस्ट लाइक आप यूं कह लीजिए कि वेज लाइक होती है। ये देखिए, ये वेज यानी मर्तबान, इस तरह की शेप जो है, दिस इज अ फ्लूक। आमतौर पे स्किस्टोस्टोमा एक ब्लड फ्लूक होता है, फेस्युला हेपेटिका हमारा जो है वो लिवर फ्लूक होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक दो और फ्लूक्स भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इनकी शेप जो है वो इस तरह की होती है, ये देखिए। और इनका जो है वो वाइड फ्लैट शेप्ड, इस वजह से इनको फ्लूक कहा जाता है, और कोई वजह नहीं है। लेकिन ये सिर्फ यही क्लास है जो फ्लूक है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर बड़ा ही स्पेशल किस्म के जो है वो एक ऑर्गन आया है जिसको आप टेग्यूमेंट कहते हैं। अब टेग्यूमेंट क्या होता है, तो बताएगा टेग्यूमेंट क्या होता है? हाँ जी, टेग्यूमेंट। बेटा ये जो टेग्यूमेंट है ये आमतौर पर स्किन के लिए यूज होता है। टेग्यूमेंट का वर्ड आमतौर पर स्किन के लिए यूज होता है, इंटेग्यूमेंट या टेग्यूमेंट्स, ये आमतौर पर स्किन के लिए यूज होता है। तो इनके अंदर बॉडी जो है वो एक बड़ी ही पर्टिकुलर किस्म की लेयर बना रही है जिसको टेग्यूमेंट कहा गया है। और ये पूरी एक लेयर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं कि ये एक लिवर फ्लूक है, इसको अगर आप यहाँ पर एनहांस करते हैं तो आपको पता लगेगा कि इसकी बॉडी के ऊपर ना एक बड़ी भरपूर पूरी सेल की एक लेयर है, ऐसे स्किन की लेयर है जिसको आप कहते हैं टेग्यूमेंट। और ये जो पूरी स्किन है ये एज ए यूनिट काम करती है, इकट्ठा काम करती है। तो जब कई सेल एज ए यूनिट काम करते हैं ना, तो उनको हम कहते हैं दे वर्क एज ए सिंसिशियम, दे वर्क लाइक एज ए सिंसिशियम, ठीक है। एक ही यूनिट के तौर पे काम करते हैं, तो इसके तमाम सेल्स एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। और जो टेग्यूमेंट का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। टेग्यूमेंट जो है वो डबल लेयर्ड होता है, एक आउटर जोन है, एक इनर जोन है। आउटर जोन डिफरेंट प्रोटीन से बना हुआ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि द आउटर जोन ऑफ टेग्यूमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक लेयर ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड द ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अभी जो आउटर जोन होता है ये बेसिकली इसके ऊपर माइक्रोविलाय होते हैं, विच इज द बेसिक थिंग दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन। और ये जो टेग्यूमेंट है ये इस क्लास का वो फीचर है जो कि क्लेडोग्राम में भी आपको मिलेगा। और क्लेडोग्राम में सिर्फ वो फीचर्स दिए हुए होते हैं जो फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं। तो टेग्यूमेंट जो है वो आपको ट्रीमाटोडा का डिस्टिंग्विशिंग फीचर भी मिलेगा क्लेडोग्राम के अंदर। और उसके अलावा आप यहाँ देखिए, ये एब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोविलाई यूज होते हैं। नीचे एक और लेयर होती है जिसको आप इनर जोन ऑफ टेग्यूमेंट कहते हैं। और इनके दरमियान में इनर और आउटर को जोड़ने के लिए यहाँ पर कुछ जो है वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस भी होते हैं। ये देखिए, ये पूरा, अब ये सिंसिशियम के तौर पे क्यों नहीं काम करेगी, गौर करें। ये दरमियान की लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, या ये दरमियान की लेयर इतनी। ये जो सेल्स हैं ये वाले, बेसिकली इन्होंने ही रिलीज की हुई है आउटर लेयर। और ये नीचे वाले सेल्स का ही क्या है, साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म ये ब्रिजेस हैं। तो ये इसीलिए सिंसीशियम के तौर पे काम करती है कि नीचे जितने सेल्स हैं उन सब सेल्स ने क्या किया हुआ है, उन सब सेल्स ने आउटर लेयर यानी टेग्यूमेंट को रिलीज किया हुआ है। इस वजह से ये एक सेल के तौर पे काम करते हैं, विच इज वाई दिस इज नोन एज द सिंसीशियम। ठीक है। हार्ट सेल्स जो होते हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, सब सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो हार्ट सेल्स के बारे में भी, कार्डियोसाइट्स के बारे में भी कहा जाता है कि दे वर्क एज ए सिंसीशियम। अगर आप गाइटन खोलें तो आपको ये वर्ड लिखा नजर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आप देखिए कि इनके अंदर दो तरह के जो है वो सकर्स होते हैं, या दो तरह के जो हैं वो ये अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं। इनका बेसिकली माउथ नहीं होता। ठीक है। माउथ की जगह पर जो है वो सकर होता है, जिसके जरिए ये सक करते हैं। ये देखिए, ऑरल सकर। ये माउथ, इस ओपनिंग को माउथ कहा गया है, और इसके अंदर जो है वो सकर लगा हुआ होता है, जिसको ये ऑरल सकर का नाम दिया गया है। द एडहेसिव ऑर्गन्स आर टू लार्ज सकर्स। द एंटीरियर sucker is the oral sucker. The other sucker, the acetabulum, is located below the oral sucker in the middle portion of the body. मिडिल पोर्शन कहां पर है, गौर से देख लेते हैं। एसिटाब्यूलम किधर है, यहां पर उन्होंने दिखाया गालबन, एसोफेगस, जेनिटल एट्रियम, ये रहा एसिटाब्यूलम। ठीक है। दो सकर्स होते हैं जिसके जरिए ये, और ये खास तौर पर कहां जाकर अटैच होते हैं, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाकर अटैच होते हैं, और वहां जाकर ये जो है वो ब्लड सकिंग करते हैं, फूड लेते हैं। ठीक है। और हाँ, अब जो बात है वो यहाँ पर इन्होंने वो सब क्लास डाइजीनिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी दो क्लास होते हैं। एक है एस्पिडोगैस्ट्रिया। ये क्लास जो है छोटा सा ग्रुप है, फ्लूक्स का छोटा सा ग्रुप है। ठीक है। तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया गया यहाँ पर। दूसरा ग्रुप है डाइजीनिया। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर डिस्कस हुआ है डाइजीनिया का ग्रुप। और डाइजीनिया जो है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि जब ये इनका एग, ये एग ले करते हैं तो इनका एग जो होता है। अच्छा, एक और बात भी आप जहन में रखिएगा कि ये वो ग्रुप है जिनके अंदर जिनको डाइजीनिया का नाम क्यों दिया गया, ये बड़ी ही पर्टिकुलर रीजन है। और अब मैं आपको यहाँ पर ये रीजन बताता हूँ। दो ग्रुप्स आपके सामने आएंगे यहाँ पर, एक होता है मोनोजीनिया और एक होता है डाइजीनिया। मोनोजीनिया और डाइजीनिया। ठीक है। अब डाइजीनिया, डाई मतलब टू, जीनिया मतलब जेनरेशंस। मोनोजीनिया, मोनो मीन सिंगल, जीनिया मतलब जेनरेशंस। अच्छा, यहां पर जो है बिकॉज डायजेनेटिक फ्लूक्स रिक्वायर एटलीस्ट टू डिफरेंट होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, दीज एनिमल पोजेस मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इन देयर इंटायर एनिमल किंगडम। ठीक है। जो ये ऑर्डर्स के तौर पर ब्लड स्ट्रीम्स में होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में होते हैं, डक्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स यहाँ हो सकते हैं। ठीक है। तो डाइजीनिया सब क्लास, जो ट्रिमाटोडा की सब क्लास है डाइजीनिया, वो बेसिकली दो जनरेशंस होती हैं, यानी कि ये दो शक्लें इख्तियार करते हैं। तो इस वजह से इनको हम डाइजीनिया कहते हैं। दो शक्लें कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर वो आपको वाज़ेह तौर पर बताता है। एक तो होती है ये सरकेरिया। ठीक है। और सरकेरिया, मेटा सरकेरिया। और उसके बाद जो है वो फिर एंड पे जाके ये शीप या ह्यूमन में जाता है। तो ये दो जनरेशंस जो है ना, वो इस वजह से इनको कहा जाता है। ये एक जो इनकी होती है जनरेशन, वो इनकी होती है प्लांट्स के अंदर। ये देखिए, मेटा सरकेरिया इनकी प्लांट्स में होती है, और जो दूसरी जनरेशन होती है इनकी, वो सिर्फ एनिमल्स में होती है। तो इस वजह से हम इनको डाइजीनिया कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब ये एग लेइंग करते हैं, अब देखिए एग लेइंग ये कहा करेंगे, एग लेइंग जाहिर सी बात है कि ये तब करेंगे जब ये मेच्योर हो चुके होंगे। और मेच्योर ये कहाँ होंगे, अपने उस होस्ट में जहां ये अपना बेस्ट लाइफ साइकिल गुजारेंगे, या जहां पे ये पैरासाइट के तौर पर स्पेशली एक्ट करेंगे। वो होस्ट होगा ह्यूमन या शीप। वहां पे क्या होता है कि इनके अंदर जो है वो टेस्टिस और ओवरीज मौजूद होते हैं। वहां पे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस करने के बाद एग बनाते हैं। एग जो है उसका एक वो होता है, लिड होता है, जिसको ओपरक्यूलम कहा जाता है। और ये जो ओपरक्यूलम होता है, ये बेसिकली वाटर में ओपन होता है। जब मुनासिब कंडीशंस मिलती हैं तो ये ओपन होता है, और इसमें से लार्वा निकलता है, सिलिएटेड लार्वा, जिसको आप मायरेसीडियम कहते हैं। ठीक है। जो मायरेसीडियम है, ये खाता पीता है थोड़ा सा। ठीक है। ये देखिएगा,
swims until it finds a suitable intermediate host. इंटरमीडिएट होस्ट इसको स्नेल मिलता है, ठीक है। स्नेल जो है ये स्नेल में जाता है और स्नेल में जाकर फिर ये अपने आप को स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट कर लेता है, सीलिया लूज करता है और ये स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट कर लेता है। स्पोरोसिस्ट जो है अब इसके अंदर स्पोरोसिस्ट के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, देखिए गौर कीजिए, 1 2 3, ये स्पोरोसिस्ट के अंदर डेवलपमेंट होती है, यानी मायरेसीडियम जो है वो पहले स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, फिर इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा सेल्स बनते हैं जिनको डॉटर स्पोरोसिस्ट या रेडिया कहते हैं। ये रेडिया, ये स्पोरोसिस्ट है। उसके बाद इनके अंदर छोटे छोटे, इन्हीं के अंदर इस एक पूरी स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे और स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको स्पोरोसिस्ट या रेडिया कहते हैं। और ये रेडिया जो हैं, अब ये रेडिया फिर क्या होता है कि ये निकलते हैं बाहर वाटर में। एक और कीजिए, ये क्या हुआ था कि ये मायरेसीडियम जो है ये स्नेल में गया था, स्नेल में जाके इसने सीलिया शेड कर दिए थे और इसके अंदर डेवलपमेंट हुई थी डॉटर स्पोरोसिस्ट की, और इन्हीं को आपने किसका नाम दिया था, रेडिया का। और डॉटर स्पोरोसिस्ट ये कहां पर है, अंदर, यहाँ, ठीक है। यहां से ये डेवलप होकर पूरा पूरा रेडिया बनाएंगे। ये रेडिया जो है ये फिर रिलीज होगा और ये आएगा वाटर में। रेडिया जब रिलीज होगा तो उसको आप कहेंगे सर्केरिया। मायरेसीडियम, रेडिया, और रेडिया के बाद सर्केरिया। ये सर्केरिया जो है, अब इसके बारे में आप जरा यहां पर स्टेटमेंट पढ़ें। A Cercaria has digestive tract, suckers, and a tail. Cercaria leaves the snail and swim freely until they encounter a second intermediate or final host, which may be a vertebrate, invertebrate, or plant. Cercaria penetrate this host and cysts a metacercaria. When the definitive host eats the second intermediate host, the metacercaria exists and develops into an adult. अब गौर कीजिए कि पहला इसका इंटरमीडिएट, इसके 2 इंटरमीडिएट होस्ट हैं। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत आपको आ सकता है इंटरव्यू में या आपका जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है इसमें, कि विच क्लास ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैज द 2 इंटरमीडिएट होस्ट्स, ठीक है। अब वो डाइजीनिया है, डाइजीनिया जो कि 2 जनरेशंस बनाती है डिफरेंट होस्ट्स के अंदर, और उसके बाद अल्टीमेटली जाके मेच्योर होती है, ठीक है। अब इसमें इनका जो लार्वा है वो मायरेसीडियम है, वो डेवलप होगा रेडिया में, रेडिया उसके बाद वाटर में निकलेंगे सर्केरिया, सर्केरिया जो है वो बेसिकली जाएगा या प्लांट में या किसी सेकेंड होस्ट में, सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट में जाएगा, ठीक है। यहां पर जाके ये उसके और अंदर जाके मजीद कुछ जो है वो प्रोटीन्स वगैरह लेगा और एंड पे जाके ये फाइनल होस्ट में आएगा, ठीक है। तो मायरेसीडियम, मायरेसीडियम के बाद रेडिया, रेडिया के बाद सर्केरिया, सर्केरिया जो है वो फिर मेटा सर्केरिया में कन्वर्ट होके फिर एंड पे जाके अडल्ट बनेगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके 2 होस्ट हैं और तीसरा फाइनल होस्ट है, ठीक है। इंटरमीडिएट 2 हैं। तो अगर आपने इसको जनरली याद रखना है तो ये मैं आपको बता दूं कि इसके डाइजीनिया को याद रखने का तरीका ये है कि इसका इंटरमीडिएट होस्ट 2 हैं, इंटरमीडिएट होस्ट, 2 इंटरमीडिएट होस्ट, ये 2 होते हैं। तो इस वजह से भी आप इसको डाइजीनिया कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा मोनोजीनिया, उसका मैं आपको बताऊंगा। बेटा यहां तक क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? ओके, इसके बाद आती है मोनोजीनिया क्लास। ये सब क्लास ही बेटा डाइजीनिया, ठीक है, किसकी, ट्रिमाटोडा की सब क्लास थी। जो अब आती है मोनोजीनिया, जो मोनोजीनिया है उसमें एक ही इंटरमीडिएट होस्ट होता है, गौर कीजिएगा यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, इन्होंने सम इंपॉर्टेंट ट्रिमाटोड पैरासाइट्स लिखे हुए हैं, इनमें खास तौर पर जो लिवर फ्लूक है, चाइनीज लिवर फ्लूक क्लोरोंकिस साइनेंसिस, ये बहुत खौफनाक रहा है, इसने बहुत ज्यादा जो है वो तबाही फैलाई है। फिर इसी तरीके से एक और लिवर फ्लूक है फेसियोला हिपैटिका, ये शीप का है, ठीक है। और जो है क्लोरोंकिस साइनेंसिस, ये जो है ये ह्यूमन का है, ये ह्यूमन का है।
ये नेम जो है ये मेरे भी अभी जो है वो जहन में नहीं बैठ रहे साइंटिफिक नेम खास तौर पे, लेकिन ये बैठ जाएंगे साथ साथ। क्लोरोंकिस साइनेंसिस ये ह्यूमन का है, फिस्टुला हिपैटिका शीप लिवर का फ्लूक है, और इवन ये ह्यूमन में भी जो है वो कॉज कर सकता है अगर आप शीप लिवर, अगर आप ठीक तरीके से ना खाएं, ना पकाएं खाने को, become infected when the sheep or other animals may when they graze on aquatic vegetation. Humans may become infected when with fistula by eating a freshwater plant called watercress that contains the ancestral metacercaria. ह्यूमन भी फेस्युलर हिपैटिका का, यानी इसका मतलब ये है कि जो क्लोरोंकिस साइनेंसिस था ना वो सिर्फ ह्यूमन का है, और उसके साथ साथ गालबन फिश का भी है। नहीं, ये सिर्फ ह्यूमन का है, लेकिन एक इंटरमीडिएट होस्ट दरमियान में लाजमी होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। जी ये देखिए फिश, ठीक है, ये फिश का है और इंटरमीडिएट इसका फिश है, लेकिन इसके लिए जो ज्यादातर फेस्युला हिपैटिका है ये शीप का ही होता है, लेकिन ह्यूमन में भी बीमारी कॉज कर सकता है अगर आप ऐसा गोश्त खाएं जो सही तरह पकाना हो। फिर स्किस्टोस्टोमा, स्किस्टोस्टोमा ड्यूडिनेल एक बहुत ही खौफनाक किस्म का जो है वो ब्लड वॉर्म है, ब्लड फ्लूक है स्किस्टोस्टोमा ड्यूडिनेल, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से ब्लड को डिस्ट्रॉय करता है, तो ये जो है वो खासा खतरनाक है इस लिहाज से। मोनोजीनिया, अब मोनोजीनिया देखेंगे आप, मोनोजीनिया में गौर कीजिए कि जो मोनोजीनिया है उसका एक तो बात यह है कि एक ये देखिए, वन अडल्ट डिवेलप्स फ्रॉम वन एग, पहली बात, ठीक है। फिर उसके बाद वन जनरेशन होती है लाइफ साइकिल में, यहां पर देखिएगा ये इसका फाइनल होस्ट है, और फाइनल होस्ट में डेवलप होने के बाद ये दरमियान में इसका एक होस्ट और है, यानी इसका मतलब ये है कि ये एक ही दरमियान में दो होस्ट इसके इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, ठीक है। ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में डेवलप होते हैं, और एग हैच इनटू सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा और मायरेसिडिया, इनका भी लार्वा मायरेसिडिया ही है, ठीक है। और अ मायरेसिडियम बरोज इनटू द टिश्यूज ऑफ एन एक्वेटिक स्नेल, और उसके बाद द डॉटर स्पोरोसिस्ट इवेंचुअली द फोक टेल लार्वा सर्केरिया आर प्रोड्यूस्ड, दे अटैच टू इट। अच्छा, ह्यूमन स्किन के जरिए भी जा सकते हैं, अंदाजा करें, टिश्यू डिग्रेडिंग एंजाइम रिलीज करते हैं, ह्यूमन स्किन के जरिए अंदर पहुंच जाते हैं, अंदाजा करें, स्किस्टोस्टोमा फ्लूक जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचते हैं और उसके बाद तबाही फेर देते हैं, ठीक है। तो इनका जो है वो एक ही वो है होस्ट है दरमियान में। ऑन्कोमायरेसिडियम इनका होता है, इवेंचुअली एसिलेटेड लार्वा कॉल्ड एन ऑन्कोमायरेसिडियम हैचेस फ्रॉम द एग, ये यहाँ पर ऑन्कोमायरेसिडियम इन्होंने दिया होगा, खैर जो भी है, लेकिन इनका भी ऑलमोस्ट वही है। अच्छा, यहां पर गौर करें कि डाइजीनिया और मोनोजीनिया, इनमें जो ज्यादा बड़ा डिफरेंस है वो दरमियान इंटरमीडिएट होस्ट्स का फर्क है, कि इसमें होस्ट दरमियान में एक ही है, जबकि वहां पर होस्ट्स जो हैं वो दो हैं। बुनियादी तौर पे इनका डिफरेंस यही है, वरना इनका लार्वा भी मायरेसिडियम है और इनका लार्वा भी मायरेसिडियम है, बेशक आप उसको उनको मायरेसिडियम कह दें, लेकिन इनका लार्वा भी मायरेसिडियम ही है, ठीक है। तो उसके बाद इनके भी, इनके अंदर भी सर्केरिया बनता है, इनके अंदर भी मेटा सर्केरिया बनता है, लेकिन वो एक ही होस्ट में बनता है। और ये जो है, अब ये वो क्लास है बेसिकली, ये जो आप आगे आ रही है ना सेस्टोइडिया, ये वो क्लास है टेप फॉर्म्स है, प्रॉपर पैरासाइट्स, प्लेटी के जो प्रॉपर पैरासाइट्स है ये वो। जी बेटा। फ्रेश वाटर मेरीन फिश, ओपिस्थोकैप्टर, इनका जो शक्कर होता है उसको ओपिस्थोकैप्टर कहते हैं, जिसके जरिए ये ब्लड सकिंग करते हैं, ये ओपिस्थोकैप्टर है, ये ओपिस्थोकैप्टर कहा जाता है। फिश के भी पैरासाइट्स हो सकते हैं, ये ह्यूमन के भी हो सकते हैं। जी बेटा जी।